टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बिहार में सीट बंटवारे की राजनीति का विश्लेषण आज आपके लिए होगा। आपको दिखाएंगे एनडीए में सीट बंटवारे से क्यों नाराज हैं नीतीश और महागठबंधन में सीट बंटवारे का फाइनल फैसला कहां फंसा। हरियाणा में खुदकुशी करने वाले आईपीएस का घर दलित राजनीति का केंद्र बन गया है। राहुल गांधी ने पूरन कुमार के परिवार से मिलकर पीएम मोदी से क्या कहा है, यह हम आपको दिखाएंगे। मध्य प्रदेश में 90 डिग्री पुल के बाद गड्ढे वाला बाईपास ट्रेंड कर रहा है। 305 करोड़ की लागत से बना बाईपास कैसे अपने रास्ते से भटक गया है, यह खबर भी आपके लिए होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट धनतेरस पर तरसे। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात बिहार चुनाव की करेंगे, क्योंकि बिहार में क्या चल रहा है किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। सियासी गलियारों में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। एनडीए और महागठबंधन दोनों के भीतर सीट शेयरिंग पर अब तक फाइनल फैसला नहीं हो सका है। इस बीच बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बिहार में आज पूरा पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो हुआ है वो आपको हम दिखाएंगे। पहले लग रहा था कि एनडीए में सीट शेयरिंग का पेच सुलझ गया है, लेकिन अचानक तब झटका लगा जब पता चला कि एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है। जेडीयू सीट बंटवारे से नाराज चल रही है। सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी वाली खबरें सियासी गलियारों में घूम ही रही थी कि बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी। अब बिहार में आगे क्या होने वाला है, एनडीए और महागठबंधन के भीतर सीटों का बंटवारा कहां फंसा है, इस रिपोर्ट में देखिए। जब आपको लगता है कि आप बिहार को समझ गए हैं, बिहार आपको झटका देता है। तो बिहार की चुनावी पिक्चर में आज कई ट्विस्ट एंड टर्न्स आए। उनका पार्टी में उनका ज्वाइनिंग हुआ है। भोजपुरी गायिका मैथिली ठाकुर ने आधिकारिक तौर पर बीजेपी का दामन थामा। अब वो संगीत के सुर ताल के साथ सियासी ताल लगाती नजर आई। खबर है कि वो अलीनगर सीट से चुनाव लड़ सकती है। जो भी पार्टी का आदेश होगा, अब मैं उनके नेतृत्व में काम करूंगी। मुझे जो भी आदेश देंगे वो पूरा करूंगी। कांच ही बास के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। मैथिली की पार्टी में एंट्री से कुछ घंटे पहले बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी। पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नाम हैं। लिस्ट की बड़ी बात यह है कि ज्यादातर पुराने विधायकों और मंत्रियों को फिर से टिकट मिला। 70 वर्ष से अधिक उम्र के प्रेम कुमार को गया से टिकट मिला है। लोकसभा चुनाव में हारे 2 उम्मीदवारों को विधानसभा का टिकट है। पहली लिस्ट में 9 महिला, 17 ओबीसी, 5 एससी और 1 एसटी उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। 35 साल से विधायक मंत्री मोतीलाल प्रसाद का रीगा से टिकट काट दिया गया है। अब लिस्ट आउट होने के बाद टिकट पाने वालों में खुशी है और टिकट कटने वालों में गम। ये मैं आभार व्यक्त करता हूं पुनः कि मुझको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और इस बार भी सभी जाति, सभी वर्ग और तबके के लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और दानापुर से निश्चित तौर पर भारी मतों से मैं विजय प्राप्त करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं दलित हूँ। मुझे लगता है यदि आरक्षण नहीं हो तो भारतीय जनता पार्टी दलित को टिकट नहीं देगा। जिस दिन बीजेपी की लिस्ट आई उसी दिन बाहुबली नेता आनंद सिंह ने पूरे लाव लश्कर के साथ नामांकन दाखिल किया। बहुत खुशी है। कितने वोटों से जीतेंगे? 1 लाख से। 1 लाख से? हाँ। सूरज भान सिंह इस इलाके से लड़ेंगे चुनाव? नया नहीं लड़ रहे हैं। तो अगर पहले लड़ रहे तो 14,000 लाए। कोई नया पहलवान नहीं आए। लिस्ट आ रही है, नामांकन हो रहा है, लेकिन बिहार में एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों के बीच सीट बंटवारे पर फाइनल फैसला नहीं हो सका है। एनडीए के खेमे से खबर है कि गठबंधन में एलजेपी को 22 सीटें देने पर बात हुई थी। ये सीटें बीजेपी के कोटे से दी जानी थी। हालांकि बाद में सीटों की संख्या बढ़ाकर 29 कर दी गई। ये बढ़ी हुई सीटें जेडीयू के कोटे से दी गई, जिसे लेकर सीएम नीतीश कुमार नाराज हैं। जेडीयू के मुताबिक उसे इस चुनाव में 102 या 103 सीटों पर लड़ना था। अब 7 सीटों पर डील ब्रेक करने की कोशिश जारी है। एलजेपी अपनी सीटें कम करने को तैयार नहीं है, जबकि जेडीयू अपनी विनिंग सीटें वापस मांग रही है। पेच यहीं पर फंसा हुआ है। नीतीश के साथ मांझी और कुशवाहा भी संतुष्ट नहीं है। हम नीतीश कुमार जी के स्टेप से सहमत होते हुए हम भी 2 जगह अपना सिंबल दे रहे हैं।
अगर महागठबंधन की बात करें तो सूत्रों से खबर है कि आरजेडी कांग्रेस को 58 सीटें देने पर राजी हो गई है, लेकिन कांग्रेस अब भी 60 से 62 सीटों पर अड़ी है। इस साझेदारी पर आरजेडी को कांग्रेस के फाइनल जवाब का इंतजार है। वहीं 35 सीटें मांग रहे मुकेश सहनी के सुर भी अब बदले हुए हैं। बहुत ऐसी सीट है जिसमें सहमति हम लोग को बन चुका है, तो वहाँ पे हमारे कैंडिडेट जो है नॉमिनेशन कर रहे हैं। लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे सीट है जहाँ पे सहमति अभी तक नहीं बना है, और कुछ नंबर को लेके है कि वो नंबर फिगर जो है वहाँ तक मैच नहीं हो पा रहा है। तो अंततः ये जो है वो बहुत जल्दी सॉल्व होना है। इस सारी उठापटक के बीच पहली लिस्ट जारी कर बीजेपी ने गठबंधन में मतभेद की खबरों से ध्यान हटाने की कोशिश की है, लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या नीतीश कुमार गठबंधन में बराबरी का भाई बने रहने पर ही राजी होते हैं या फिर अपने पुराने अंदाज की तरह कोई नया सरप्राइज देते हैं। तो बिहार में एनडीए और महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे पर उठापटक चल रही। दूसरी तरफ बिहार चुनाव की छाया हरियाणा में दलित आईपीएस के सुसाइड केस पर पड़ रही है। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार का घर दलित राजनीति का केंद्र बना हुआ है। आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आईपीएस अधिकारी के शोकाकुल परिवार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दलितों के साथ होने वाले भेदभाव का जिक्र किया। राहुल गांधी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पीएम मोदी से सीधा सवाल पूछा, बताइए इस परिवार को इंसाफ कब मिलेगा, क्योंकि मामला एक दलित आईपीएस की आत्महत्या का है जिसने आला अधिकारियों पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाकर खुद को गोली मारी है। ऐसे में दलितों की राजनीति करने वाले नेताओं के लिए ये किसी मौके से कम नहीं है। यही वजह है कि जिस वक्त बिहार में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए के भीतर घमासान मचा है, चिराग पासवान की पार्टी और जेडीयू के बीच टकराव चल रहा है, उस वक्त केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान चंडीगढ़ का दौरा करते हैं, आईपीएस के परिवार से घर जाकर मुलाकात करते हैं, परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाते हैं। वैसे हमने कल ही आपको इसी शो में बताया था कि हरियाणा के आईपीएस की खुदकुशी को कैसे दलित राजनीति का प्रयोग बनाने की कोशिश हो सकती है। अब वैसा होता हुआ नजर भी आ रहा है। हालांकि ये प्रयोग अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि नेता इसके जरिए पूरे देश के दलितों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी और चिराग पासवान के अलावा केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले और यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर भी पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात कर चुके हैं। इस मेल मुलाकात के बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश में दलितों को लेकर जो बात कही उस पर गौर करना जरूरी है। राहुल गांधी ने कहा है कि यह सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है, देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है कि आप कितने भी कामयाब हो, कितने भी बुद्धिमान हो, कितने भी केपेबल हो, अगर आप दलित हो आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है, और यह हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है। यहां पर एक फिल्म का जिक्र करना जरूरी है। शायद आपने बॉलीवुड मूवी धड़क 2 देखी होगी। इस फिल्म की कहानी भी समाज से लेकर शिक्षा तक हर स्तर पर दलितों के साथ होने वाले भेदभाव के इर्द गिर्द घूमती है। इस फिल्म का एक डायलॉग है जो आईपीएस पूरन कुमार के साथ हुए जातिगत भेदभाव पर सटीक बैठता है। ये डायलॉग है, हालात बदल सकते हैं, जात नहीं। पूरन कुमार ने आईपीएस बनकर अपने हालात तो बदल लिए, लेकिन अपनी जाति को लेकर होने वाले सौतेले बर्ताव से वो बच नहीं पाए। हालांकि अब जिस तरह से इस खुदकुशी को दलितों के सम्मान और स्वाभिमान से जोड़ा जा रहा है, उम्मीद है इस परिवार को जल्द इंसाफ मिले, जिसकी बात नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी की है। परिवार का मामला नहीं है, देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है, और ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरा मैसेज है एज एलओपी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, आपने इन 2 बेटियों को जो कमिटमेंट दिया है इसको आप पूरा कीजिए, और जो इनका फ्यूनरल है, पापा का फ्यूनरल है, उसको होने दीजिए, और ये तमाशा अब बंद करिए। सोचिए 7 दिन से एक दलित आईपीएस का शव इंतजार कर रहा है, लेकिन उसका अंतिम संस्कार नहीं हो सका है। ये देखकर देश का एक आम दलित क्या सोचता होगा, क्या महसूस करता होगा, हम और आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हैरानी इस बात पर है कि दलित समुदाय से आने वाले आईपीएस स्तर का एक अधिकारी सिस्टम से तंग आकर खुदकुशी कर लेता है,
लेकिन आरोपियों के खिलाफ सरकार की तरफ से कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता। हाँ, इतना जरूर हुआ कि चारों तरफ से दबाव बढ़ता देख हरियाणा सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेज दिया है। शायद ये कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि विपक्ष ने इसे मुद्दे को उठाया और दलितों के साथ होने वाले अत्याचार से इसे जोड़कर तूल देना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने चंडीगढ़ में परिवार से जाकर मुलाकात की, दलितों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी पोस्ट किया, ये कैसी त्रासदी है, कहां हूं डबल इंजन के मालिक। 8 दिन बाद भी पूरन कुमार जी का अंतिम संस्कार नहीं। दलित समाज से आने वाले आईपीएस पूरन कुमार जी अपमान नहीं सह पाए और आत्महत्या कर ली। इसके साथ ही एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक्स पर लिखा, ये दुर्भाग्यपूर्ण प्रमाण है कि दलितों को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है, भले ही वो आईपीएस अधिकारी बन जाए। शायद विपक्ष के नेताओं के दबाव और बिहार चुनाव में दलित वोटों की दरकार देखकर केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान भी आईपीएस के घर पहुंचे। आईपीएस की पत्नी अमनीत को बहन बताया, कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से बात करके आया हूं, परिवार को इंसाफ जल्द मिलेगा। परिवार को मैं ये विश्वास दिलाता हूं सरकार की तरफ से कि जो मांग परिवार की है उसको जल्द पूरा किया जाएगा और साथ ही में इसके माध्यम से ये संदेश समाज में जाना चाहिए। और इस बात को मैं बहुत जिम्मेदारी से मैं समझता हूं कि अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो कोई दूसरा दलित परिवार संभवतः अपने बच्चों को पढ़ने के लिए आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनाने के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं करेगा, कोई गरीब दलित परिवार। चिराग पासवान ने कहा कि इस परिवार को न्याय देकर पूरे समाज में संदेश देने की कोशिश की जाएगी। पूरे समाज से मतलब है देश के दलितों से, और चिराग पासवान बिहार में दलितों की राजनीति करते हैं। बिहार में दलितों की आबादी 19.65% है। बिहार चुनाव के बीच ही चिराग चंडीगढ़ पहुंचे हैं क्योंकि वो एक तीर से 2 निशाने साध रहे। एनडीए में उनका कद भी इसलिए ही बढ़ा है क्योंकि बिहार के दलितों के बीच उन्होंने अपना वोट ग्राफ बढ़ाया है। इसके अलावा विपक्ष के नेता भी दलित हित पर इसलिए हुंकार भर रहे हैं क्योंकि देश में दलितों की आबादी 17% है और लोकसभा की 84 सीटें इनके लिए आरक्षित है। 2024 के चुनाव में दलितों ने बीजेपी से थोड़ी दूरी बनाई और इंडिया गठबंधन की तरफ झुकाव ज्यादा दिखाया। विपक्ष इसी मोमेंटम को बिहार में कायम रखना चाहता है। दूसरी तरफ इसी वजह से बीजेपी चिराग की सीटें बढ़ाकर नीतीश से बैर मोल ले रही है क्योंकि दलित वोटों को लेकर उसकी चिंता भी बढ़ी है और चिराग ने पार्टी के प्रदर्शन से एनडीए सहयोगियों के बीच दलित वोटों की रेस में खुद को आगे ले जाकर खड़ा कर दिया है। इस बीच सवाल ये भी है कि हरियाणा की सरकारी मशीनरी में आखिर चल क्या रहा है। क्या हरियाणा के पुलिस अधिकारी और कर्मचारी किसी बड़ी साजिश की गिरफ्त में हैं? क्योंकि आईपीएस पूरन कुमार की खुदकुशी के बाद हरियाणा पुलिस के एक एएसआई ने भी सुसाइड कर लिया है। एएसआई संदीप लाठर का शव रोहतक के लाड़ौथ गांव से मिला है। जानकारी के मुताबिक संदीप लाठर ने खेत के पास बने कमरे में जाकर आत्महत्या की है। संदीप लाठर आईपीएस पूरन कुमार के स्टाफ के खिलाफ वसूली मामले की जांच कर रहे थे। संदीप लाठर ने आईपीएस पूरन कुमार के साथ तैनात सुशील कुमार को गिरफ्तार किया था। एएसआई संदीप लाठर का सुसाइड नोट और एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें उन्होंने आईपीएस और उनके परिवार पर आरोप लगाए हैं। तो अब हम अगली खबर का रुख कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश से है, जहां गड्ढे वाला बाईपास आज ट्रेंड कर रहा है, जहां चलती गाड़ियों के साथ साथ सड़क भी हिचकोले खा रही है। इस बार तो सड़क धंसने के लिए चूहे भी जिम्मेदार नहीं है। इसके बावजूद बाईपास की सड़क 50 फीट धंस गई। अब जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब देते नहीं बन रहा है। मोहन राज का यह अद्भुत विकास देखकर जनता भी कह रही है सरकार और सिस्टम ने गजब ही कर दिया। विकास, इसे कहते हैं विकास। मोहन यादव सरकार में विकास की ये सबसे ताजा तस्वीर है, जहां सड़क और गड्ढा सब बराबर है। जनता भी सोच रही है गजबे कर दिया। यह अद्भुत विकास एमपी के किसी ग्रामीण इलाके में नहीं बल्कि राजधानी भोपाल में हुआ, जहां मंडीदीप भोपाल बाईपास का एक हिस्सा धंस गया। न जमीन हिली न भूकंप आया, लेकिन बाईपास बिखर गया। गड्ढा भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, जरा इतना बड़ा गड्ढा है कि कार तो छोड़िए पूरा का पूरा ट्रक समा जाए। ये मध्य प्रदेश हाईवे की एक सड़क है और
अचानक ये कल दिन में धंस गई और इससे आप देख सकते हैं किस तरीके से लगभग 100 मीटर लंबा और 50 फीट गहरा यहाँ पर गड्ढा बन गया है। अगर ये रात में हादसा होता तो ऐसी आशंका जताई जा रही कि एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। बाईपास करीब 50 फीट धंस गया है। वो तो गनीमत रही कि जिस वक्त सड़क धंसी कोई गाड़ी यहाँ से नहीं गुजर रही थी। हमने जब इसकी पड़ताल की तो पता चला इस बाईपास को NHAI ने नहीं बल्कि मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने बनाया। इस बाईपास को 2013 में हैदराबाद की मेसर्स ट्रॉय प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया था। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का पालन नहीं करने की वजह से इस कंपनी का अनुबंध साल 2020 में ही खत्म कर दिया गया था। बाईपास को बनाने में करीब 305 करोड़ रुपए की लागत आई थी। बाईपास को इसलिए बनाया गया था ताकि भोपाल के अंदर का ट्रैफिक कम, लेकिन यहाँ तो उसके निर्माण में सीमेंट, बजरी, पत्थर और डामर कम नजर आ रहा है। अगर ऐसा ना होता तो भला सड़क क्यों धंसती? दुख की बात है कि इतना भ्रष्टाचार होने के बाद भी ना PWD मिनिस्टर ना मुख्यमंत्री को कोई फर्क पड़ रहा है। हम लोग भी हमारी गाड़ियों का टोल टैक्स उतना देते हैं जितना बाहर का व्यक्ति देता है। इसके बाद भी ये स्थिति है इस रोड की कि अब पता नहीं कौन सी टाइम कब कौन सा धंस जाए। पैसे बचाने के चक्कर में यही बास में तालाब था, उसमें पीली मिट्टी है, उसमें से पूरी मिट्टी खोद के यहाँ डाल दी। यहाँ से अभी भी 35 किलोमीटर तक चले जाओ, इतने गड्ढे हैं कि लोकल कार वाला तो बेचारा एक बार आ जाएगा तो इस रोड पे वापस नहीं आ पाएगा। ये सड़क नहीं धंसी है, ये सरकारी सिस्टम धंस गया। वही सिस्टम जो विकास के बड़े बड़े दावे करता है। किरकिरी होने के बाद अब जांच के आदेश दे दिए गए। जब 50 फीट हाइट है और आपकी जब रोड थी तो रोड का स्लोप में आपको रोड के बाद यहाँ स्लोप में बनाना चाहिए। स्लोप बनता है, देखिए वो स्लोप दिख रहा है ना आपको, तो वो आधा अधूरा स्लोप है। इनको स्लोप आगे तक लेके जाना चाहिए था। बारिश के समय वो बारिश का पूरे समय पानी का निकलने के लिए कोई निकासी की व्यवस्था नहीं की। इसकी डिजाइनिंग मिस्टेक हुई, इसकी कंस्ट्रक्शन मिस्टेक हुई, इसके मेंटेनेंस में मिस्टेक हुई। लेकिन बाईपास का धंसना राजनीति का सेंटर पॉइंट बन गया। कांग्रेस कार्यकर्ता गड्ढे में उतर गए। सरकार के विकास के दावों की पोल खोल हो रही है। जो लगातार हम कहते हैं कि ये 2 दशकों की सरकार है और जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, इसी तरीके से पहले भी गड्ढों के मामले सामने आए थे। तो मध्य प्रदेश पूरे तरीके से भ्रष्टाचार प्रदेश बन चुका है, कमीशन खोरी वाला प्रदेश बन चुका है। इसका जीता जागता प्रमाण है। कांग्रेस की सरकारों के दौरान तो सड़कें नहीं होती थी, खेतों में से बाहर निकलते थे। जिस तरह का मामला सामने आया है उस पर सरकार द्वारा संज्ञान लिया गया है और भविष्य में इस तरह की कोई घटनाएं ना हो उसको भी सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। जिस वक्त भोपाल का बाईपास धंसा है उस वक्त MP सरकार के PWD मंत्री का एक पुराना बयान भी वायरल हुआ है, जिसमें मंत्री जी कह रहे हैं सड़क है तो गड्ढे भी होंगे, यानी हुआ तो हुआ। तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे, लेकिन अगर कोई सड़क ऐसी है कि जिसको 4 साल तक खराब नहीं होना चाहिए थी लेकिन 6 महीने में गड्ढे हो गए तो वो गलत है। लेकिन मुझे ध्यान में नहीं आता कि दुनिया में कोई ऐसी सड़क भी है कि जिसपे गड्ढा होता ही नहीं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।